एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माया क्विज सेंटर पे। आज की क्लास हम करने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय जो हमारा 5 चल रहा था, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। उसका प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.1 हमारे परिचय पाठ और 5.1 पूरी हो चुकी है। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो पहले पीछे के वीडियो देखे, क्योंकि परिचय पाठ में हमने पढ़ा है कि यूक्लिड ने कौन कौन सी तो परिभाषाएं दी थी, यूक्लिड ने अभिक्रिय कौन कौन से बताए थे और अभिधारणाएं कौन कौन से बताई थी। क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर हमें उन पांचों अभिधारणाओं के बारे में पता नहीं है तो हम क्वेश्चनों को बहुत ही मुश्किल तरह से समझना क्या हम समझ नहीं सकते। अगर आपको 5 अभिधारणाएं हैं, उनमें से एक का भी अगर नहीं पता है क्वेश्चन उनमें से पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? अभिधारणाओं में है क्या? आपको आंसर में वो अभिधारणाएं लिखनी है। अभी 5 में 2 बंद करेंगे तो सेम वही काम करना है। इसमें वो 5 अभिधारणा है ना, वही काम आने वाली। पहला क्वेश्चन वही है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को हमें एकदम आसान तरीके से समझाना है कि उसको थोड़ा अपन आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आपने वो पीछे की वीडियो यानी परिचय पाठ अगर नहीं देखा है, सबसे जरूरी तो उसका परिचय पाठ ही है। फिर 5 मिनट एक क्वेश्चन आपको करनी है, तो परिचय पाठ पहले देख लीजिए, फिर आप इस प्रश्नावली को करिए ताकि आपको प्रश्नों को करने में बहुत 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 हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कि हमारा 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब मैंने आपको जब परिचय पाठ करवाया था तब और प्रश्नावली 5 मिनट एक करवाई थी तब दोनों टाइम बोला था कि जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है ना, वो वेरी 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 इंपोर्टेंट है। अपन जब कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता तो लिखते ना उसे, भाई हम तो लिखते थे जब पढ़ते थे। अगर कोई टीचर में बोल देता था ना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो हम उसको ऐसे वी ई आई सॉरी वेरी वेरी वी वी आई वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ताकि हमें भी पता रहे कि हाँ ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और बाकी किसी को भाई कोई गुस्सा देखे तो हंसता है ना कि देख इसने वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख रखा है। तो हमारा कोड था वो, हम कोड में लिखते थे वी वी आई, तो हमें पता था कि हाँ ये टीचर ने बोला था वेरी वेरी इंपोर्टेंट है पढ़ना है। तो वो वाली बात है। 5वें विधान है ना, वो आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको 5वें विधान को स्पेशली ध्यान से रखना समझना। और ये थोड़ी समझने में भी एक बार अगर आप खुद से समझ जाओगे खुद के दिमाग से तो आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन यदि इतनी बड़ी भी है तो थोड़ी समझनी भी मुश्किल है। तो चलिए अपन देखते हैं कि 5वां विधान क्या है। देखिए 5वां विधान में क्या था, यूक्लिड जी ने क्या बोला था, यदि कोई दो रेखाएं हैं और उनको अगर एक तीसरी रेखा काट रही है, काटने पे जो उस रेखा के एक ही और जो अंतःकोण बनेंगे ना, उन अगर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम या दो समकोण से भी कम हो सकते हो। एक समकोण का मतलब 90, दो समकोण का मतलब 180 डिग्री। अगर दो समकोण से कम है या फिर आप बोल सकते हो 180 डिग्री से कम है ना, तो आप अगर जिस ओर वो अंतःकोण बढ़ रहे हो उसी ओर जो रेखाओं पे गिर रही थी ना वो एक रेखा, जो दो रेखाएं ना उनको अगर आगे बढ़ाओगे ना तो उसी ओर मिलेगी जिस ओर वो अंतःकोण बन रहे थे, उन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम था। बस इसी बात को अपन को इस आंसर में लिखना है। तो मैंने आपको समझा के यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख दिया है कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटे, इसको अपन एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। मैंने लिखा पहले से इसलिए है आसान तरीके से खुद की भाषा में बना के, ताकि आपको अगर मैं एक एक वर्ड लिखूंगी जब तक वीडियो चालू रहेगी तब तक आप खुद आगे आगे करोगे उसको, इसलिए मैंने लिख दिया। मैं आपको समझाती हूँ। यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है कोई भी हमारी दो रेखाएं हैं, उनको एक तीसरी रेखा काट रही है, काटने पे अगर एक उस रेखा के दो रेखा काट रही उस रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, उस रेखा के एक ही ओर बने चाहिए अंतःकोण होने चाहिए। भाई ये अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम हो तो उन दोनों रेखाओं के जिन दोनों रेखा जो जिन पे गिर रही थी उन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद उसी ओर करती है जहां अंतःकोणों का योग 180 से कम होता है। यानी कि अगर उनको वो रेखा काटती है, जिस रेखा काटने पे उस रेखा काटने पे जो अंतःकोण बनेंगे ना, उन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और कम होने पे क्या होता है, जिन गिर रही थी ना दूसरी रेखा उनको अगर आगे बढ़ाएंगे उसी ओर तो वो उसी साइड मिलती है जिस साइड वो 180 डिग्री से दोनों का अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। आप बढ़ा के देख लेना, अभी अपन एक एग्जांपल लेके भी इसको समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारी है दो रेखाएं, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। इनको आप नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, जैसे इसको नाम दे दिया हमने ए भी रेखा है, ये रेखा है हमारी एल एम, और इनको एक तीसरी रेखा काट रही है पी, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, तीसरी रेखा काटने पे जो अंतःकोण बन रहे, देखो अंतःकोण कहाँ बन रहे हैं,
ये वाले, ये वाले, ये वाले काटने पे जो अंतःकोण बनते हैं उन अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम होगा उसी ओर वो मिलती है। तो 180 डिग्री से कम होगा इधर का अगर ये मान लो कोण 1 है, ये कोण 2 है। ये अब देखिए जब अपन इधर के 180 डिग्री से कम हो रहा है अंतःकोणों का योग और जब इन दो रेखाओं को अपन आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने में वो इसी ओर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। इन रेखाओं को चलो आप आगे बढ़ाओ। अब ये फिक्स नहीं है वो कितना बढ़ाना, वो अनिश्चित है। तो बढ़ाएंगे तो देखो ऐसे 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 अगर आप ले जाओगे इसको भी ऐसे 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 ले जाओगे तो देखो ये यहाँ पे एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो हमें याद रखना है कि यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है कि काटने में जो उस रेखा के एक ही ओर जो अंतःकोण बन रहे हैं, एक ही ओर, अब ये और ये अलग अलग है। एक ही ओर का मतलब क्या है, ये रेखा है, इसकी एक ओर बढ़ने का मतलब एक ये है, एक ये। इधर की ओर रहेंगे तो एक ये नहीं कि आप ये दो अंतःकोण ले लो, ये रेखा के इस साइड में ये रेखा के इस साइड में, ओके, इसको ध्यान में रखना है। तो दोनों अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम है तो कम होने पे क्या होगा, जिन रेखाओं के ऊपर ये रेखा गिर रही है, गिरने पे जो 180 डिग्री से कम हो रहा है योग, गिरने पे क्या होगा, वो जो दो रेखा है ना वो उससे और मिलती है जिस साइड में इनका योग 180 डिग्री से कम होता है अंतःकोणों का योग। तो चलिए इसको मिला के देख लो, आप मिलाएंगे तो आप इसके से मिलाना आपके और भी अच्छा रहेगा। दो डॉट करते हुए इसके से मिलाओगे तो डायरेक्ट सीधा की, अगर इसमें थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है तो आप इसके से मिलाओगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। मिलाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबको क्लियर हो गया कि यूक्लिड की पांचवी विधारणा क्या है। अगर दो रेखाओं को एक दूसरे का काटती है, काटने पे उस रेखा की तरह जो अंतःकोण बनाए जाते हैं एक ही ओर, अंतःकोण नहीं, एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। तो ये जो जिन दो रेखाओं पे गिरती है ना, उन रेखाओं को अगर आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने पे क्या होगा, वो उसी ओर मिलती है जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड की पांचवी विधारणा क्या कह रही है। अगर आपने परिचय पाठ अच्छे से देखा जब तो आप एक बार में मतलब खुद से आंसर दे सकते हो, या फिर अगर थोड़ा सा कुछ डाउट है तो यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है ना 5.2 का, वो भी इससे से रिलेटेड है। हमें 5.2 में सॉरी सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है, यूक्लिड की पांचवी विधारणा ना इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये यूक्लिड की पांचवी विधारणा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या यूक्लिड की पांचवी विधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें क्या बोला गया है कि यूक्लिड की जो पांचवी विधारणा है ना उसमें जो हमारी समांतर रेखाएं होती है ना उनका अस्तित्व क्या होता है। भाई समांतर रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को कहीं पे भी काटती नहीं है, एक दूसरे से कहीं से भी कहीं पे भी मिलती नहीं है, उनके बीच का जो गैप है ना वो समान रहता है। तो क्या इस बात को अपन सिद्ध कर सकते हैं, क्या इसका अस्तित्व बता सकते हैं यूक्लिड की पांचवी विधारणा के थ्रू? हाँ डेफिनेटली बता सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है कि यूक्लिड की पांचवी विधारणा हमें क्या बोलती है कि यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो वो काटने पे जो उस रेखा की तरह अंतःकोण बनाए जाते हैं, उन अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम होता है और जिस ओर योग 180 डिग्री से कम होता है उसी और वो दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब उन दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। अगर यही योग उन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो जाए, अगर योग 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो अधिक होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। क्योंकि अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जब तक कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, हमने लिखी भी थी 5.1 में। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जो एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से भी मिलती नहीं है, कोई होती है समांतर रेखाएं। तो ये वाली बात इसमें अपन को बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ यूक्लिड की पांचवी विधारणाओं से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। कैसे होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है वो इस प्रकार से कि एक ही ओर काटने पे क्या होता है, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री या उससे अधिक है, अगर जो हमारी यूक्लिड की पांचवी विधारणा उसमें क्या था 180 या उससे कम, 180 ने 180 से कम होना चाहिए, 180 या उससे ज्यादा है जब तो क्या हो जाएगी, वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर 180 या 180 से ज्यादा है जब तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करती इसका मतलब कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, जो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं
कहलाती है। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया। इसमें हमें क्या पूछा गया कि हमें समांतर रेखाओं के बारे में बताना है। यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है उसमें और जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। उसमें भी क्या बोला गया था यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में, यही तो बोला गया ना कि अगर दो रेखाओं को एक तीसरे का काटती है तो काटने में जो एक और अंतःकोण बनते हैं उनका योग अगर 180 डिग्री से कम होता है जब तो क्या होगा, वो जो दो रेखाएं है ना जिसको वो काट रही है वो उसी ओर मिलती है जिसको 180 से योग कम हो रहा है। लेकिन अगर क्या होगा 180 से योग ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर 180 डिग्री या उससे ज्यादा अगर योग हो रहा है अंतःकोणों का तो फिर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। तो मैंने जो समझाने का प्रयास करा उसको आपने उसी तरीके से समझा है जैसे मैंने कोशिश करी है। तो समझने में आपके ये फायदा है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा समझोगे, अच्छा लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके घर वाले भी आपसे खुश हो जाएंगे। इसलिए अच्छा पढ़ो, अच्छा समझो। अगर पढ़ रहे हो, क्लास देख रहे हो तो अच्छे से देखो। ऐसे नहीं कि मुझे केवल टाइम पास करे, टाइम पास के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर चलो दिन में 1 घंटा आधा घंटा ही पढ़ रहे हो ना तो दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, बस उतना ही काफी है। ऐसे नहीं कि बुक सारे दिन लेके बैठ जाओ तो पढ़ रहे हो कुछ भी नहीं है। मन मालवे तन चितालवे, कहावत होती है ना मारवाड़ी में कि मन तो कहाँ है, तो मन को कहीं पे लेके बैठते हो, वो तन को कहीं पे लेके बैठते हो। तन तो यहाँ पे है लेकिन मन यहाँ पे नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। दिन में चाहे आधा 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। अगर मन नहीं है तो मत पढ़ो। पढ़ो जब भी मन है और ध्यान से पढ़ो। फिर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप कुछ भी करोगे तो हो जाएगा। इसमें आपको पहले कुछ ना कुछ समझना भी पड़ेगा, फिर आप कुछ ना कुछ सोल्व करते हो, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली और हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर वीडियो तो देख रहे हो लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करे तो प्लीज को लाइक करा कीजिए। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और क्लास कैसी लगती है उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे जब भी तो मुझे पता चलेगा ना कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, जैसा फीडबैक मिलता है उस हिसाब से अपन को पता चलता है ना कि बच्चों को में आ रहा है, तो मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास, जैसा मुझे आता है उससे भी बेस्ट देने का प्रयास मैं आप लोगों को करती हूँ ताकि बच्चे समझ सके और मैथ्स को सीख सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ज्योमेट्री का पार्ट है ना, जो रेखा गणित जिसको बोलते हैं, वो बहुत वीक होती है। इसलिए ज्योमेट्री भी आपको सीखना उतना ही जरूरी है जितना अर्थमेटिक वो हमारी अंक गणित होती है ना वो। इसलिए ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो और अच्छे से समझ के, क्योंकि मैथ्स टफ नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में अपन को रटना ही रटना पड़ता है, लेकिन मैथ्स में अगर आप समझ जाओगे ना तो उसमें कोई तो आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता। आप अगर अच्छे से लिखे आओगे ना कोई भी, और जैसे हिंदी सामाजिक ये होते ना, इनमें अपन कितना भी अच्छा लिखे आ जाते हैं ना तो भी टीचर जानबूझ के सोचता है इसका आधा मार्क्स कट कर ही लेते हैं। लेकिन मैथ्स में अगर आप अच्छा लिखे आ जाओगे ना तो कोई भी, हम मैं कॉलेज में थी ना जब 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं कॉलेज में, मैंने एमकॉम करा था, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मेरे एक सब्जेक्ट में आया था 85। एक क्वेश्चन रोंग चला गया था मेरा, उसमें स्टार्टिंग में 5 नंबर का कुछ सही था, बाकी जो क्वेश्चन थे ना 4 वो पूरे के पूरे सही, सब में 20-20 मार्क्स मुझे कॉलेज में मिले थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक भी मतलब आधा नंबर भी उसमें नहीं काटा गया था। तो फिर हमारे टीचर बोलते थे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें अगर आप अच्छे से लिख के आओगे तो कोई भी आपके नंबर कट नहीं कर सकता। और हम छोटे थे ना जब हिंदी में अगर कितना भी अच्छा लिख के आ जाते, हमारे हिंदी वाले टीचर है ना वो हमारे नंबर कट करती थी और हम जाके बोलते थे, एक मात्रा का भी बोल देते थे आप लोगों ने ऐसे मात्रा गलत लगाई ना इसका भी मैंने नंबर गलत लगाया। तो इतना दुख होता था जब से ऐसे मात्राएं भी सुधारने पे ध्यान देने लगे थे। इसलिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, कोई अनुस्वार नहीं होता है, इसमें केवल और केवल अपन ने कैसा लिखा है बस उसी पे डिपेंड करते हैं हमारे मार्क्स। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और अपने मार्क्स को भी अच्छे से ज्ञान। ठीक है, बाय अगेन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।